Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your second lecture of some basic concepts of chemistry for class 11th. So in this lecture we will understand the uncertainty in measurements. So what does it means? What is uncertainty? If I say from my house, the distance between my house and Rustampur Dhala is approximately 1 kilometer. It means अगर आप यहाँ से रुस्तमपुर ढाले जाएंगे मेरे घर से तो 1 किलोमीटर रहेगा. तो क्या आपका वो डिस्टेंस एक्चुअल 1 किलोमीटर है? तो किसी बच्चे को मैंने कहा कि जाइए आप मेज़र करिए. तो एक बच्चे ने इंचटेप उठाया और नापना स्टार्ट किया. तो पहली बार जिस बच्चे ने उसकी मेज़रमेंट स्टार्ट की वो यहाँ से रुस्तमपुर ढाले की जो डिस्टेंस है उसको नापा. उसने बोला कि सर ये 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 किलोमीटर है और 10 मीटर है. ठीक है. दूसरे बच्चे को मैंने भेजा कि जाइए आप डिस्टेंस को नाप के आइए कि कितना है मेरे घर से रुस्तमपुर ढाले की डिस्टेंस. तो पता क्या चलता है कि बच्चा जाता है डिस्टेंस को मेज़र करता है और बताता है सर कि 1 किलोमीटर 10 मीटर और 5 इंच है ना. तो फिर एक और बच्चा जाता है, वो जब उसको मेज़र करता है तो वो बताता है 1 किलोमीटर 10 मीटर 5 इंच और 2 सेंटीमीटर है. ठीक है. फिर एक और बच्चा जाता है, वो मेज़र करके आता है तो वो बताता है 1 किलोमीटर 10 मीटर 5 इंच और कुछ सेंटीमीटर, फिर कुछ मिलीमीटर भी वो ऐड करता है. तो जो लास्ट वाली जो वैल्यू होती है मिलीमीटर सेंटीमीटर या उससे कोई छोटी, फिर उसके बाद आपको देखेंगे अनसर्टेनिटी इन माइक्रोमीटर में मिल सकती है, फिर आपको मिलीमीटर में नैनोमीटर में मिल सकती है, फिर एंगस्ट्रॉम में मिल सकती है, पिकोमीटर में मिल सकती है, फेम्टो में मिल सकती है ना, ऑक्टो, मतलब किसी ना किसी लेवल पे वो छोटे लेवल में एरर आ ही जाएगा है ना. तो ये होती है अनसर्टेनिटी है ना. किसी भी चीज़ का एकदम निश्चित नहीं होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम हो जाता है. हम लोग अप्रॉक्सीमेटली बोल देते हैं कि ये इतना है. तो हम लोग जनरली कितना बोलेंगे, हमारे घर से रुस्तमपुर ढाले की डिस्टेंस ये नहीं बोलेंगे कि 1 किलोमीटर 10 मीटर 5 इंच और 2 सेंटीमीटर और इतना मिलीमीटर, या इस तरीके से नहीं बोल करके सीधे क्या बोलते हैं 1 किलोमीटर है. ठीक है ना. तो इसी तरीके से आप जब दर्जी की दुकान पे जाते होंगे टेलर की, तो वहाँ पे अगर अपना शर्ट देते होंगे तो मान लीजिए आपके शर्ट की साइज़ 40 इंच है. ठीक है. तो आपने बोला कि 40 हमारी जो है इंच की शर्ट है, आप इसको बना दीजिए. अब दर्जी ने कहीं आपका 42 बना दिया तो क्या कहेंगे आप उससे झगड़ जाएंगे कि सर मैंने आपसे कितना कहा था 40 बोला था, आपने 42 बोल दिया. तो आप किसी दूसरे दर्जी के पास गए, उसने क्या किया, आपने 40 बोला और आपने उसने 40.25 या 40.5 बना दिया. तो उतना आपके लिए क्या होगा, चलेगा, बियरेबल है. इसको बोलते हैं टॉलरेंस. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी टॉलरेंस होती है और हम लोग उसको मतलब मेज़रमेंट में इंक्लूड कर लेते हैं. ठीक है, चलिए इतना माना जाएगा. तो उसी चीज़ को हम लोग को पढ़ना है कि क्यों अनसर्टेनिटी आती है और कैसे इसको हम लोग देखें. तो सबसे पहले हम लोग को किसी भी चीज़ के बारे में जानने से मतलब अनसर्टेनिटी जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है. साइंटिफिक नोटेशन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत बड़े नंबर्स, जैसे मान लीजिए हमसे यहाँ से सन की डिस्टेंस पूछ लिया, तो यहाँ से सन की डिस्टेंस जो भी होगी अप्रॉक्सीमेटली 15 करोड़ 21 लाख जो होती है वो समर्स में होती है एंड 14 करोड़ 71 लाख विंटर्स में होती है ना. ये डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली होती है. तो अब 15 करोड़ एक्चुअल तो होता नहीं है. 15 करोड़ 14 लाख 15,250 किलोमीटर इस तरीके से कुछ होगा. तो हम लोग सिंपली क्या बोल देते हैं 15 करोड़ किलोमीटर. अब बेटा 15 करोड़ किलोमीटर अगर आपको लिख के बोलना हो तो आप कैसे लिखेंगे, 15 लिखेंगे है ना, उसके बाद कई जीरो आएंगे. ठीक है. तो इस तरीके से आप लिखेंगे. या बहुत बड़े बड़े नंबर, जैसे आपका अवोगाद्रो नंबर आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 हम बोलते हैं तो कितना अच्छा लगता है. लेकिन अगर इसी नंबर को कोई कहे 6.022 00000 ऐसे करके लिखने के लिए है ना, मतलब 6 के बाद लगभग 23 नंबर्स मिलेंगे डेसिमल पॉइंट के बाद. ओके, जीरो इंक्लूड कर लिया जाए तो 1 2 3 आप लोग काउंट कर लीजिएगा, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं. ठीक है. मान लीजिए 23 नंबर मिले. अब इस तरीके से हर जगह लिखना रेलेवेंट नहीं होता है, हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं और यही हमारा साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है. साइंटिफिक नोटेशन के लिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से देख लेंगे. रूल्स नहीं है, सिंपल थोड़े से पॉइंट है. इन केमिस्ट्री समटाइम्स वी डील विद वेरी लार्ज नंबर
एंड समटाइम्स वी डील विथ वेरी स्मॉल नंबर। कभी कभी हम लोग केमिस्ट्री में बहुत लार्ज नंबर के साथ डील करते हैं और कभी कभी बहुत स्मॉल नंबर के साथ डील करते हैं। अब जैसे हमको 1 मोल बोल दे कि सोडियम एटम है, तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम। तो अब इसको हम लोग नंबरिंग करके डेसिमल एक्सपांसन के फॉर्म में नहीं लिखते हैं, हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। अब 6 के बाद इतना जीरो अगर लिखना पड़े तो ये लिखना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं होता है। कभी कभी हमको बहुत स्मॉल नंबर में डील करना पड़ता है। जैसे पूछ ले वेट ऑफ हाइड्रोजन का एटम का कितना होगा, मतलब एक एटम हाइड्रोजन का कितना वेट रखता है अपने पास, तो बहुत स्मॉल हो गई वैल्यू, वो 0.00000 लगभग 20 जीरो आएगा, फिर 116 ग्राम, मतलब इतना छोटा उसका वेट होता है एक हाइड्रोजन एटम का। उसको हम लोग सिंपली एक अपनी कॉमन यूनिट बना लेते हैं AMU, उसमें डील करते हैं तो आसान हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन समझना है कि अगर इसको हमको इस फॉर्म में लाना हो तो क्या करना पड़ेगा, और इसको इस फॉर्म में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, है ना। आप लोग फिजिक्स में पहले भी अगर पढ़ चुके होंगे तो आप लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत आसान होंगी। वैसे 9th 10th में ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, जो बच्चा पढ़ा होगा उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ही मतलब इसको सिंपल वे में और बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाऊंगा, है ना, क्योंकि बहुत कुछ समझना है। हाँ चलिए, वी विल शो द नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, n इंटू 10⁻⁻n। यहाँ पे n क्या है, n जो है 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। और ये n क्या है, उसका एक्सपोनेंट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 25,348 रुपीज़ और 95 पैसे, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ भी है। मान लीजिए यहाँ पे पैसा हो, मीटर हो, किलोमीटर, कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब है, वो मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। सिंपली आप लोग समझ रहे होंगे इतना। अब अगर इसका डेसिमल शुड शिफ्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते हैं तो डेसिमल यहाँ से उठा करके लेफ्ट में लाना पड़ेगा, ताकि सिर्फ और सिर्फ डेसिमल से पहले एक ही नंबर हो, यानी 2 आना चाहिए एक, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और सारी जो डेसिमल है इधर शिफ्ट कर देंगे, है ना। देखिए सारे नंबर को डेसिमल के बाद कर दिया। अब जब भी डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट होता है तो पावर ऐड हो जाती है, मतलब इंक्रीज करती है ना। पावर क्या होती है, इंक्रीज करती है। जितनी पॉइंट हम डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट किए हैं, देखिए 1 2 3 4 पॉइंट हमने शिफ्ट किया है, तो 10 की पावर 4 को हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। जितने पॉइंट हम डेसिमल शिफ्ट करते हैं उतनी पावर उसकी जो एक्सपोनेंट होता है वो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2.534895 इंटू 10⁻4, ठीक है। अभी साइंटिफिक नोटेशन समझ लीजिए, फिर हम आपको इसके बाद राउंड ऑफ करके इसको वैल्यू को जो है बहुत छोटा कर देंगे, ताकि इस तरीके से भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। बात समझ में आई। जब भी लेफ्ट साइड डेसिमल मूव होता है तो 10 पे पावर जो होती है वो इंक्रीज़ करती है ना। अच्छा मान लीजिए ऐसा कोई छोटा नंबर है, ये तो बड़ा नंबर था, ये छोटा नंबर है 0.00004863। अब इस केस में क्या होगा, डेसिमल को हम लोग राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारा पहला वैल्यू जो है साइंटिफिक नोटेशन लिखते समय पहली वैल्यू क्या है हमारी, पॉजिटिव आ जाए। कोई ऐसा नंबर आ जाए 1 से 9 के बीच में, या 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 9 कुछ भी हो, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग यहाँ डेसिमल उठाए 1 2 3 4 5 6 प्लेस हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया अगर डेसिमल को, तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 6 आएगी, लेकिन नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना बच्चों। जब राइट साइड डेसिमल शिफ्ट होता है तो पावर नेगेटिव होती है, जब लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट होता है तो पावर पॉजिटिव होती है। इतनी बात आप लोग 9th में समझते होंगे, ठीक है ना। चलिए क्या समझे, लेफ्ट साइड डेसिमल शिफ्ट होगा तो क्या होगा, पावर पॉजिटिव में आएगी, राइट साइड शिफ्ट होगा तो पावर नेगेटिव में आएगी, लेकिन 10 की पावर में रखना है हमेशा, ठीक है ना। जितने प्लस शिफ्ट हो रहा है उतना ही पावर आएगा, लेकिन माइनस और प्लस कैसे आएगा, लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो प्लस, राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस। इफ़ वी आर गिवन 14.3 ml, अगर कोई ऐसा मतलब हम लोग लैब में गए और इतना सोल्यूशन दिया हुआ है तो वहाँ पे कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, ठीक है ना। तो क्या हो सकता है, मान लीजिए हमारा मेजरमेंट कुछ है 14.2 है, 14.4 आया, 14.5 आया, तो इतना समझ में आता है बच्चों कि डेसिमल के बाद थोड़ी बहुत मेजरमेंट गलत हो सकती है, अलग हो सकती है, चलिए टॉलरेंस है उतना। लेकिन 14.3 की जगह हमने 13.3 कर दिया या 13 इस वाली वैल्यू को बदल दिया तो हमारा गलत हो जाएगा। यानी ये पहली वाली जो डेसिमल के पहले वाली वैल्यू है उसमें सर्टेन होता है, वो उसको नहीं बदला जाता है। डेसिमल के बाद वाली वैल्यू क्या है, अनसर्टेन है। लेकिन कितना टॉलरेंस है, अब हमारे केमिस्ट्री लैब में जनरली 2 ml 3 ml का नहीं आना चाहिए फ़र्क, वहाँ पे कितना आना चाहिए, कितनी एरर 0.0004 आ गया है, इतना डिस्टर्बेंस आ गई, इतना टॉलरेंस चलेगा 0.022, इस मतलब थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा अगर चेंज आता है तो वो हमारा क्या है, अंडरस्टूड है कि जो है वो अनसर्टेन है, इसलिए हम लोग की टॉलरेंस उतनी रहेगी, है ना। मान लीजिए हमने आपसे कहा 2.5 ग्राम, आपको क्या करना है
कोई भी पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल मेज़र करना है और आपने 2.5 की जगह आपने 2.49 कर दिया तो ठीक है, चलेगा। उतना 2.448 कर दिया तो भी चलेगा, ठीक है। वो हमारी टॉलरेंस होती है। तो अनसर्टेनिटी कहाँ पे आती है बच्चों? डेसिमल के बाद, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया कि हमारे घर से डिस्टेंस जो थी कहाँ की, रुस्तमपुर ढाले की 1 किलोमीटर हमने बोला है, तो 10 मीटर जो है वो टॉलरेंस है। तो इस लेवल पे टॉलरेंस 10 मीटर की है। लेकिन अगर आपसे कहें कि आप कितने सेंटीमीटर का कपड़ा पहनते हैं, 40 सेंटीमीटर का, और मैं कह दूं कि आप 50 सेंटीमीटर का बनवा लीजिए, तो वहाँ टॉलरेंस नहीं होती। तो अलग अलग जगह पे टॉलरेंस अलग अलग होती है, ठीक है। और सर्टेन क्या नंबर होता है? डेसिमल से पहले वाले नंबर को हम नहीं बदलते हैं, डेसिमल के बाद वाले नंबर को हम लोग थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन किस तरीके से चेंज करते हैं? डायरेक्ट इस तरीके से नहीं करते, है ना। किस तरीके से? जैसे मान लीजिए हमारे घर से रुस्तमपुर ढाले की डिस्टेंस 1 किलोमीटर 10 मीटर 5 इंच 2 मिलीमीटर 2 सेंटीमीटर जो भी हो, तो मिलीमीटर सेंटीमीटर इंच मीटर को काट करके हम लोग सिंपली क्या कह देते हैं? 1 किलोमीटर है, या 1 किलोमीटर 10 मीटर और वो ऐड कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो जो 1 किलोमीटर के बाद जो आ रहा है 1.1 आएगा, वो जो है पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू आती है वो अनसर्टेन होती है, ठीक है। आगे आप चलेंगे तो और जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, लेट्स सी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? हाँ, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कैसे होता है। मान लीजिए हमारे पास साइंटिफिक कोई वैल्यू दी हुई है, उसको हम लोग को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। अच्छा, इसको आप लोग समझ गए। अगर आप लोगों को एक और नंबर दे दें हम, जैसे 2 4 8 5 6 3 2 9 5 0 1, इस तरीके का कुछ नंबर दे दें और कहें साइंटिफिक नोटेशन में आप इसको लिखिए, तो आप क्या करेंगे? और सिर्फ और सिर्फ एक नंबर उठाएंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे। और डेसिमल कहाँ रहा होगा? इसमें आप समझ पा रहे हैं कहाँ रहा होगा? सारी वैल्यू के बाद कहीं डेसिमल रहा होगा, है ना। तो यहाँ से डेसिमल शिफ्ट होगा कितने प्लेस? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस, यानी 2.4853 और 29501। और अगर इधर से 10 प्लेस क्या हुआ है? डेसिमल शिफ्ट हुआ है, तो इंटू 10 की पावर कितनी आएगी? -10 या +10। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर लेफ़्ट साइड जाता है तो वैल्यू पॉजिटिव होती है, और अगर यही मैंने कह दिया कि आप इसको 0.004863 इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेसिमल को 1 2 3 4 5 फर्स्ट जो है नॉन जीरो डिजिट पे आप पहुंचा देंगे, यानी कि 4.863 इतना तो लिखेंगे ही लिखेंगे। और साथ में 1 2 3 4 5 6 नहीं सॉरी 5 यहाँ तक आएगा ना डेसिमल, यानी कि 10 की पावर कितनी होनी चाहिए? 5। लेकिन ये बताइए पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? जब भी डेसिमल राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो पावर नेगेटिव में आती है, ठीक है। ये होता है साइंटिफिक नोटेशन का तरीका, ओके। अब हम लोग साइंटिफिक नोटेशन को, मान लीजिए कोई साइंटिफिक वैल्यू है, उसको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये भी हमने 9th में पढ़ चुका है, लेकिन हम लोग यहाँ भी एक बार देख लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई वैल्यू दी हुई है 6.3 × 10⁻7 और दूसरी वैल्यू दी है 2.2 × 10⁻3। तो हम जानते हैं कि जब क्या होता है, बेसिस सेम होता है तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, है ना। बेसिस सेम होगा तो पावर क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे हम लोग? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.3 × 2.2, और ये वाली वैल्यू जो दिख रही है, जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे 7 10⁻7 आएगा, और यहाँ पे 10⁻³ है ना, तो -3 इसके साथ लग जाएगा। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10⁻3 जो है -3 नीचे जा सकता है ना, 10⁻³ नीचे जा सकता है। तो जब 10⁻³ नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ हो जाएगा। जैसे ही मान लीजिए 10⁻³ को हम नीचे भेजेंगे डिनोमिनेटर में, तो 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग जानते होंगे, तो वो नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ पे क्या करना है? बेसिस जब सेम हो तो पावर्स क्या होगी? ऐड या सब्ट्रैक्ट होगी। तो 10⁻7 - 3 हो जाएगा। यहाँ कितनी वैल्यू आएगी? 13 ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के 13.86 दिया, इंटू 10⁻7 - 3 कितना हो जाएगा? 4। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं इसको? ये साइंटिफिक नोटेशन तो है नहीं, क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए। यहाँ पे 2 डिजिट दिख रही 13, तो हम डेसिमल को एक प्लेस इधर शिफ्ट करेंगे, और जब लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज करती है, ठीक है ना। तो 1.386 हो जाएगा, इंटू 10⁻, जब एक प्लेस शिफ्ट किया है तो 4 की जगह 5 लिख देंगे, है ना। ये हमारा करेक्ट तरीका है। दूसरा एक वैल्यू ले लीजिए 9.2 × 10⁻5 इंटू 3.5 × 10⁻9।
इसको कैसे लिखेंगे, इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई होकर के कितनी आ गई, इतना आ गया, और पावर ऐड हुआ तो 9 5 14 हो गया, ठीक है ना। अब 32.20 को हम लोग ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए एक प्लेस डेसिमल को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे और पावर को 1 से इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। 3.22 इंटू 10 टू द पावर 15 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब डिवीज़न के केस में देख लीजिए, डिवीज़न कैसे होता है। जब भी बेसिस सेम होती है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लिकेशन के केस में, डिवीज़न के केस में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐड या सब्ट्रैक्ट मैंने मल्टीप्लिकेशन केस में इसलिए बोल दिया कि पहली वैल्यू मान लीजिए प्लस में है, दूसरी माइनस में है, दोनों प्लस में है तो ठीक है ऐड हो जाएगी, अगर एक प्लस में एक माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट बोलने की जगह ये कहा जाए कि ऐड कर देना होगा, तो भी आपको समझ जाना चाहिए। डिवीज़न के केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। वो दोनों थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, आप लोग ये चीज़ें जानते होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे रूल तो यही है कि जब भी बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएंगे, लेकिन ऐड होने के साथ साथ यहाँ पे देखना ऑलरेडी आपका माइनस है तो वो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये डिवीज़न होता ना बच्चों, अगर ये डिवीज़न होता तो 7 -3 आता, यानी क्या होता, ये वाली वैल्यू इसमें ऐड हो जाती है। डिवीज़न के केस में इस तरीके से करते हैं, मतलब एक माइनस अपनी तरफ से लगाते हैं, ठीक है। देखिए वही है डिवीज़न का, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, 3.6 को 6 से डिवाइड करेंगे और इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, ये होता है रूल। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं कि जब बेसिस सेम होती है डिवीज़न के केस में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी -4 -3 आना चाहिए, है ना, 10 की पावर में। लेकिन वो कहाँ से आया है, वो एक्चुअल यहाँ से आया है। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 6 इंटू हम 10 टू द पावर -4 -3 लिख देते हैं, या 10 टू द पावर -4 अपॉन 10 टू द पावर 3 लिख देते हैं, दोनों एक तरह की ही बात है, ठीक है ना। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -4 -3 आ जाएगा, यानी 10 टू द पावर -7 आ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू कितनी आई, 0.6 आई, यानी 0.6 इंटू 10 टू द पावर -7 यहाँ आ गया, और एक प्लेस हम इसको राइटवर्ड शिफ्ट कर लेंगे क्योंकि हमको 1 से 9 के बीच में पहला नंबर चाहिए, यानी 6 इंटू 10 टू द पावर, जब डेसिमल राइटवर्ड शिफ्ट होता है तो पावर डिक्रीज़ हो जाती है, तो डिक्रीज़ होगा तो 7 से 6 पे नहीं आएगा बेटा। माइनस के केस में डिक्रीज़ होने का मतलब ये वैल्यू एक मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, माइनस जब बढ़ता है तो इसका मतलब वो नंबर छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो यानी कि जब भी हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी, 10 टू द पावर जो होगा वो कम होगा। और कम कैसे होगा बेटा, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, माइनस से इंक्रीज़ करेंगे 1, ठीक है, यानी 6.6 इंटू 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। 9th का ये सब ऑपरेशन है बच्चों, आप लोगों को ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अब मान लीजिए कोई ये वैल्यू ऐसी दी हुई है, दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, तो आप इसको डिवाइड करेंगे इससे पहले, ठीक है ना। देखिए इंटू 10 टू द पावर -6 ऊपर रखेंगे, 10 टू द पावर -4 नीचे रखेंगे, यानी कि जब इसको हमने डिवाइड किया तो 4.05 मेरा आंसर आया, इंटू अब 10 की पावर -6 ये ऊपर जाएगा तो -4 से +4 में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -2 आ जाएगा और ये 4.05। यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन के लिए कहीं भी डेसिमल इधर और इधर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डेसिमल से पहले सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। अब देख लेते हैं हम लोग एडिशन का केस ठीक है। एडिशन देखिए कैसे होता है बच्चों, 6.35 इंटू 10 टू द पावर अगर 4 है, प्लस 4.35 इंटू 10 टू द पावर 4.25 इंटू 10 टू द पावर 5 है। ये 3 नहीं है बच्चों, इसको मैंने डेसिमल को शिफ्ट करके यहाँ दिखाया है, ठीक है ना। फर्स्ट पावर शुड भी, पहले सबसे क्या करना चाहिए, इक्वल करना चाहिए पावर को, दोनों जिसको जिसको ऐड करना है ना, जो भी हमारी वैल्यू दी हुई है मैग्नीट्यूड वाइज, उसके पावर्स को 10 की पावर्स को हम लोग सेम कर लेंगे, है ना। सेम कैसे हो सकता है बच्चों, या तो इसको 5 बना दीजिए या तो इसको 4 बना दीजिए, दोनों में से एक काम आपको करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ऐसे ही ले लिया और इसको 4 बनाया। 4 कैसे बनेगा बच्चों, जब भी इसको एक कम करेंगे यानी 10 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किधर मल्टीप्लाई होगा, इधर, ठीक है ना। यानी एक निकालना है तो इंटू 10 होगा, तभी तो यहाँ पे 4 होगा, तो 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 42.5 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगी हमारी वैल्यू। अब 6.35 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 4.25 इंटू 10 टू द पावर 4 को जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे बेस क्या है, दोनों का 10 की पावर का क्या है, सेम है, एक्सपोनेंट सेम है। अब क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, 10 की पावर दोनों में सेम होनी चाहिए तभी ऐड होगा। इन दोनों को हम लोग सिंपली ऐड कर लेंगे, 6.35 इंटू 40 प्लस 42.5 ये ऐड हो गया, और सिर्फ एक पावर जो होगी 10 टू द पावर 4 एक बार लिख देंगे, 2 बार नहीं लिखेंगे अब, ठीक है। अब देखिए इनको ऐड करने पर कितना है, 48.85 इंटू 10 टू द पावर 4, और इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिखते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में हम देखते हैं कि सिर्फ डेसिमल से पहले एक ही नंबर आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को लेफ्ट साइड शिफ्ट करेंगे तो 4.885 और पावर क्या होती है लेफ्ट साइड जाएगी तो इंक्रीज़ होगी, 10 टू द पावर 4 से 5 बन जाएगी, ठीक है बच्चों। अब ये सारी केसेस आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। अगर आप लोगों को ये सब रूल पता होंगे, 9th में मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़े होंगे
तो आप लोग को पता होगा कि a प्लस मतलब काफ़ी उसके जो है m इंटू n कई तरीके से उसको समझाया जाता है ना। अब मैं उस पर ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, पढ़ाने को 1 घंटा पढ़ा दूँ उसमें क्या मतलब क्या है। अब सब्सट्रैक्शन देख लीजिए, सब्सट्रैक्शन में कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 2 जो है इस तरह की वैल्यू आई है, एक उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे 10 टू द पावर को सेम करेंगे, वही सेम एडिशन वाला ही केस। तो हम या तो इसको 2 बना लें या तो इसको 4 बना लें, 10 की पावर को इक्वल करना है। तो हमने इसको ऐसे ही ले लिया और इसको हमने 4 बनाने की कोशिश की। जैसे ही इसको हम 4 बनाने गए तो 10 टू द पावर 4 लगेगा, तो डेसिमल कहाँ जाएगा बच्चों, देखिए डेसिमल जो होगा 2 प्लेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तब पावर इंक्रीज होगी। जब भी डेसिमल लेफ्ट शिफ्ट होगा तभी तो पावर इंक्रीज होगी। तो 2 बार हमको क्या करना पड़ेगा, 2 प्लेस लेफ्टवर्ड शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये 2 से बढ़ जाए, तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। और 2 प्लेस शिफ्ट करने के चक्कर में क्या किया हमने, 0.06 कर दिया, 23 इंटू 10 टू द पावर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 10 की पावर सेम है मल्टीप्लिकेशन में दोनों के, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी 4.86 माइनस 0.0623। इसको हम करने के बाद सिर्फ एक बार इसको हम लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर 4। ओके बच्चों, चलिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू आई 4.79977 इंटू 10 टू द पावर 4। अब इसको हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में बदलने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन की रूल्स को फॉलो कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे n इंटू 10 टू द पावर n, कैपिटल N इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n होना चाहिए, तो कैपिटल N ये आ गया 4, और ये डेसिमल के बाद जो वैल्यू रहती है लिख देते हैं, इंटू 10 टू द पावर स्मॉल n कितना है 4। ओके बच्चों, अब हम लोग आते हैं एक कॉन्सेप्ट जो कि हमारा सिग्निफिकेंट फिगर का है। इसको आप लोग फिजिक्स में भी यूनिट एंड मेजरमेंट्स में पढ़ चुके होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, तो भी आपको समझ में आएगा। अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर होंगे, एक बार बस देख लीजिए। सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए हम लोग को 2 टर्म से एक बार फेमिलियर हो जाना चाहिए। एक होता है प्रिसाइज और एक होता है एक्यूरेट। 2 वर्ड होते हैं। प्रिसाइज का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसके बहुत क्लोज अगर वैल्यू आ रही है तो उसको हम लोग प्रिसाइज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा हमने कहा कि 10 किलो आप आटा लाइए, और कोई गया और वो कितना लाया 9 किलो, और मतलब जितना भी है 999 ग्राम, यानी 1 ग्राम कम लाया, तो वो क्या है, वैल्यू उससे लगभग क्लोज है, यानी क्या है, प्रिसाइज है। ठीक है ना। अभी ये प्रिसाइज का मैं छोटा सा एक डेफिनेशन बता रहा हूँ, ऐसे अभी आपको मैं अच्छे से इसको बुक से समझा दूंगा। ठीक है पूरा। फिलहाल एक्यूरेट का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने आपसे कहा कि 10 किलो आटा लाइए, तो आपने 10 किलो ही जो है आटा ला करके दिया। ओके, अच्छा देखिए, अगर हमारी ट्रू वैल्यू कितनी है 5 ग्राम, मैंने आपको क्या दिया, कहा कि आयरन का आप क्या लीजिए, फिलिंग्स लीजिए, मतलब पाउडर लाइए, आयरन का पाउडर लाइए 5 ग्राम, या कुछ भी लाइए आप। H2SO4 कंसनट्रेटेड जो है सोल्यूशन, लैब में जाइए, H2SO4 को आप जो एसिड है 5 ग्राम मेज़र करिए, डाइल्यूट मेज़र करिए, कुछ भी करिए, ठीक है ना। 5 ग्राम कोई भी लैब में जाइए और आप उसका सैंपल का 5 ग्राम निकालिए, ठीक है ना। तो एक बच्चा गया 5 ग्राम निकाल के लाया, ठीक है ना। मैं फिर उसको जो है दूसरे बच्चों को सौंपा कार्य कि देखो ये 5 ग्राम है कि नहीं। तो फिर ऑब्जर्वेशन जो है 4 बच्चों ने किया उसको कि 5 ग्राम है कि नहीं, लाओ मैं मेज़र करता हूँ। तो पहले बच्चे ने मेज़र किया और उसकी वैल्यू क्या आई, एक बार उसने देखा कि अरे ये तो 4.95 ग्राम ही है। फिर उसने, उसी लड़के ने ABCD 4 बच्चे हैं, 4 स्टूडेंट हैं, वो लोग ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहे हैं लैब में, ठीक है ना। लैब में टाइट्रेशन वगैरह के लिए ये पॉइंट ज़रूरी है बच्चों, देखिए ध्यान से समझिएगा। एक बच्चे ने ऑब्जर्व किया, पहली बार उसकी वैल्यू आई 4.95, ठीक है ना। दूसरी बार उसने ऑब्जर्व किया कि अरे ये तो 4.96 है, तो अब वो क्या करे, इसको ले या इसको ले। तो उसने क्या किया, दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, यानी एवरेज ले लिया। तो 4.95 प्लस 4.96 डिवाइडेड बाई 2 कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है ना। कुछ वैल्यू आएगी जो कि क्लोज होगी 5 के, जो मेरी एक्चुअल वैल्यू है उसके करीब होगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये प्रिसाइज है या एक्यूरेट है, प्रिसाइज है बच्चों, ठीक है ना। बात समझ में आई कि अगर 5 से आसपास आती है तो क्या है, प्रिसाइज है। दूसरे बच्चे ने इसी को किया, मेजर किया, तो एक की वैल्यू, एक बार उसने किया तो 4.38 आया, दूसरी बार किया तो 5.60 आया, ठीक है बच्चों। अब इसका एवरेज जब हम लिए तो देख रहे हैं कि ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जा रहा है ना। 5 पॉइंट मान लीजिए 10 के अप्रॉक्स पहुँच गया, या 5.5 के अप्रॉक्स पहुँच गया, 5.05। तो ये क्या है बच्चों, ये ना ही एक्यूरेट है और ना ही प्रिसाइज है। तीसरे बच्चे ने किया तो उसको भी ऐसे ही मिला। तो इसको मैं एक बार, आप इसको लिख लीजिएगा, लेकिन मैं बुक से समझा दे रहा हूँ। देखिए देखिए मान लीजिए हमारी एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमको कितनी दी हुई है एक रूम का लेंथ है जो कि 10.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना।
अब 4 अलग अलग पर्सन क्या कर रहे हैं, उसकी मेजरमेंट कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, तो मेजरमेंट किसने किसने किया, एक ए पर्सन है, बी है, सी है और डी है, 4 पर्सन ने किया। अब पहले का ऑब्जर्वेशन कितना आया, 10.3, एक बार नापा उसने तो 10.3 आ रहा है, यानी 10 मीटर और 3 जो भी हो, है ना, चलिए 3 मिलीमीटर मान लीजिए, ठीक है। 10.3 मीटर का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, मिलीमीटर में नहीं आएगा, कुछ और आएगा। चलिए, पहली बार कितनी आई, 10.3 मीटर। दूसरी बार ऑब्जर्व किया इसी ने तो 10.4 आ रहा है इसकी वैल्यू। उस पर हम लोग को नहीं जाना है बच्चों, है ना, बस हम लोग को ये देखना है कि इसने ऑब्जर्व कितना कितना किया। एक बार किया 10.3, एक बार दूसरी बार किया 10.4, तीसरी बार नापा तो 10.5 आ गया, चौथी बार नापा तो 10.6 आ गया, पाँचवीं बार नापा तो 10.7 आ गया। ऐसा जनरली आता नहीं है, लेकिन बाई चांस आ गया। पर्सन ए ने मेज़र किया, 5 बार उसने नापा और 5 बार अलग अलग वैल्यू आ गई। अब क्या करेगा, ये पाँचों का एवरेज लेगा, है ना, एवरेज लेगा। एवरेज कितना आया, 10.5 आया, ठीक है। ये आप लोग ऑब्जर्व करिए और अपनी तरफ से इंटरप्रेट करिए कि क्या हुआ होगा। ये वैल्यू जो है आई है, ये सारी उसकी ऑब्जर्वेशन जो है प्रिसाइज है, एक्यूरेट है, क्या है, ठीक है। लेकिन एवरेज कितना आया, 10.5 आया। पर्सन बी ने उसी को 10.5 मीटर के कमरे के लेंथ को नापा तो एक बार उसकी वैल्यू आई 10 मीटर, दूसरी बार आई 10.1 मीटर, तीसरी बार कितनी आई 10.2 मीटर, तीसरी बार चौथी बार 10.3 और पाँचवीं बार 10.4 मीटर आई। जब उसका एवरेज दिया, पाँचों को ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड किया तो उसका एवरेज आया 10.2। इसकी मीन वैल्यू कितनी आई 10.2। सी पर्सन ने किया 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9, 5 बार ऑब्जर्व किया, 5 बार नापा और 5 बार अलग अलग वैल्यू, उसका एवरेज कितना है 10.5। और डी पर्सन ने क्या किया, एक बार नापा 10.0, 10.7 और 10.9, 11.1, 11.3 और इसका एवरेज कितना आया, पाँचों बार नापने पे जब हमने पाँचों वैल्यू को ऐड की और क्या किया 5 से डिवाइड कर दिया तो हमारा एवरेज कितना है 10.8। अब हमको बताना है कि किसकी वैल्यू प्रिसाइज है और किसकी एक्यूरेट है। देखिए, या तो दोनों है, क्या है आपको ये समझना पड़ेगा। तो मेजरमेंट बाय पर्सन ए इज़ बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। प्रिसाइज क्या है बच्चों, ये सारी वैल्यू एक दूसरे के आसपास है ना। ऐसा नहीं है कि 10.3 अलग है फिर कोई वैल्यू 11 के आसपास आ गई, नहीं। देखिए, एकदम पॉइंट के बाद 3, 4, 5, 6, 7 ये क्या है, लगभग क्लोज है आपस में, है ना। और 10.5 क्या है बच्चों, ये एवरेज आया है, एवरेज इसका जो है एकदम एक्यूरेट आया है, जो कि हमारा मेज़र था रूम का, है ना। तो ये क्या है, बोथ है, एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। पी पर्सन गया, जब उसका देखा गया तो एवरेज इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये एक्यूरेट तो नहीं है, ये तो तय हो गया, 10.5 आएगा तभी हम एक्यूरेट बोलेंगे। जितनी वैल्यू हमारी दी होती है अगर उतना ही मेजरमेंट आता है तो वो एक्यूरेट होता है। तो पहली बात ये हो गया कि एक्यूरेट नहीं है, क्या प्रिसाइज है, ठीक है ना। तो मेजरमेंट बाय बी हैज़ पुअर एक्यूरेसी बट गुड प्रिसाइज। एक्यूरेसी नहीं है क्योंकि 10.2 है, यहाँ पे 10.5 होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए, लेकिन प्रिसाइज है। कैसे, देखिए वैल्यू क्या है इसकी 10.0, 10.1, 10.2 ये सब क्लोज है ना। 10.0 से क्लोज है ये, फिर इससे क्लोज ये है, इससे क्लोज ये है, इससे क्लोज ये है, ये सारी क्या है, प्रिसाइज है। पर्सन सी ने मेज़र किया तो 10.1, 10.3, 10.5, 10.7, 10.9 और इसका एवरेज कितना है 10.5। तो एवरेज तो एक्यूरेट वैल्यू के बराबर आ रहा है, यानी कि एक्यूरेट है। ट्रू वैल्यू के बराबर अगर एवरेज वैल्यू आ जाती है तो वो एक्यूरेट तो है, यानी मेजरमेंट बाई पर्सन सी हैज़ पुअर प्रिसीजन बट गुड एक्यूरेसी। तो गुड एक्यूरेसी तो हमको तुरंत देख के समझ में आ जा रहा है, लेकिन पुअर प्रिसीजन क्यों है, ये देखिए 10.1 है, फिर 10.3 है, फिर 10.5 है, कोई एकदम आसपास नहीं है। 10.1 के बाद 10.2 होता, 10.3 होता, ऐसे होता तो उसको हम प्रिसाइज बोलते हैं। ये प्रिसाइज नहीं है, बस क्या है, एक्यूरेट है। पर्सन डी ने किया 10.0, 10.7, 10.9, 11.1, 11.3 और ये क्या है, एवरेज कितना आ रहा है 10.8। तो 10.8 देखने के बाद हम तुरंत समझ गए कि ये क्या है, एक्यूरेट तो नहीं है। अब क्या प्रिसाइज है, तो मेजरमेंट बाय डी पर्सन हैज़ पुअर एक्यूरेसी बट एंड पुअर प्रिसीजन भी है। इसका प्रिसीजन भी पुअर है और एक्यूरेसी भी पुअर है, क्योंकि 10.0 के बाद 10.7 आ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना इन दोनों में भी ज़्यादा फ़र्क है, इन दोनों में भी फ़र्क है ना। तो ये क्या है, प्रिसीजन नहीं है इसके अंदर और एक्यूरेसी भी नहीं है। समझ में आ गई होगी बच्चों, ये पॉइंट आप लोग फिज़िक्स में पढ़े होंगे, मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है और होप कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं कहूँगा कि इसका नोट्स बनाने की जगह जो मैंने अभी दिखाया है उसका बना लेंगे, ठीक है। और अगर किसी बच्चों को पूरा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो एक बार मैं शो कर दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से उठाएंगे, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे और इसको पूरा आप लोग एक बार पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर इसको आप दूसरे तरीके से समझना चाहते हैं तो उसको मैं बस आपको दे दे रहा हूँ, पॉज करके इसको भी समझ लीजिएगा। ये देखिए, इसी को वो इस डायग्राम से समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। एक बार बच्चों
इसको भी आप लोग ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द ये हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था अभी, ये फॉर सिग्निफिकेंट फिगर था। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है ये रूल। ये सिग्निफिकेंट फिगर के लिए प्रिसाइज और एक्यूरेट वैल्यू को समझना जरूरी था, इसलिए मैंने ये चीज़ समझाई है। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग को रूल देखना है कि क्या है। मान लीजिए हम सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करना चाह रहे हैं तो उसके रूल क्या है। तो रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से नहीं समझ में आता, ऐसे समझिए। क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज, सारे के सारे नॉन डिजिट्स वैल्यू जो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। यानी 576 में कोई जीरो है नहीं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब क्या कह रहा है, एज वेल एज द जीरोज बिटवीन द नॉन जीरोज डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अब ऐसे जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट, जैसे ये देखिए 5 और 4 के बीच में 2 जीरो आ रहा ना, ये भी सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे 3 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे क्या है 0.48। इसमें जो है डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जीरो को हम कंसिडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। क्या होगा 4 और 8, यानी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर इस वाले नंबर में है। इसमें कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि ये जो जीरो आ रहा है ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर यानी नॉन जीरोस के बीच में आ रहा है, तो ये इसको हम लोग कंसिडर करेंगे। यानी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4। इसमें देखिए 2.03, ये भी नॉन जीरो के बीच में आ रहा है जो जीरो है, इसलिए इसमें भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो पहला रूल आप लोग समझ गए। सेकेंड रूल पे चलिए, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है बच्चों कि देखिए 0.05 ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जो नॉन जीरो से पहले आ रहा ना, इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है ना, डेसिमल के बाद भी है और नॉन जीरो से पहले आ रहा तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिर्फ 4 और 5 यानी 2। इसमें कितने हैं, सिर्फ 1। बात समझ में आई, जीरोज टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स इन अ नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसका मतलब ये भी है कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ऐसा होता, कोई नंबर ऐसा होता 0000635, ऐसा कोई नंबर दिया होता तो इसमें हम कितना सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं, 3। ठीक है ना, डेसिमल्स वाले में मत जाइए, इसको समझिए। ये समझ में आ रहा है ना आपके, यहाँ पे कितना है, सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो अब आप लोग को डेसिमल भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दीज जीरोज आर सिग्निफिकेंट। अब ये क्या कह रहा है कि कोई नंबर है जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है ना, बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल। ऐसे होगा, मान लीजिए 2000.00, तो इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर का अलग रूल है। ठीक है ना, मान लीजिए 2000 दिया है तो इसमें हम 3 जीरो को ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको अभी देखा जाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसी है पॉइंट के बाद दिया हुआ है, तो ये सिग्निफिकेंट मेरा हो जाता है। ठीक है, देखिए 5.0 क्या है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.50 इसमें कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 2.500 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और मतलब जीरो क्या है, नॉन जीरो के, देखिए इफ़ अ नंबर एंड्स विद जीरो बट दीज जीरोज आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मगर ये जीरो किधर है, राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट है, तब उसको क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे। 5.0 ऊपर वाला केस अलग था, ये केस अलग है। 5.0 इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2। इसमें कितने हैं, 3। इसमें कितने हैं, 4। इसमें कितने हैं, 3। इस वाले जीरो को नहीं कंसिडर करेंगे, इस वाले जीरो को कंसिडर करेंगे नॉन जीरो के बाद। मतलब इसमें थोड़ा सा फर्क है, ऊपर और नीचे में थोड़ा सा फर्क है बच्चों, दिमाग लगाइएगा समझ में आ जाएगा। 0.0, अब आप सोचेंगे डेसिमल के बाद तो यहाँ भी था जीरो, यहाँ भी जीरो था, इसको नहीं लिया। ठीक है, यहाँ ले लिया जीरो, लेकिन यहाँ नहीं ले रहा है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है, और यहाँ भी ले लिए हैं, तो ऐसा क्यों हो जा रहा है। देखिए 5.0 यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो के बाद डेसिमल है और फिर जीरो है, इसको ले लेंगे बच्चों, है ना, इसको ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। लेकिन इसको क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है। यहाँ नॉन जीरो होता ना तो इसको भी काउंट कर लेते हैं। तो कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3। बात समझ में आ गई होगी आपको बच्चों।
चलिए अब क्या कह रहा है, इफ़ अ नंबर एंड्स इन जीरोज बट दीज जीरोज आर नॉट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। अब इसमें क्या है बच्चों, देखो ये मे और मे नॉट वाला केस जो है, आप इसकी डेफिनेशन से ज़्यादा मत जाइए, मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा जाइए, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 10,500 दिया है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 1 2 3, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, अगर यहाँ जीरो होता, पॉइंट होता, तब इसको भी हम लोग ले लेते हैं, यानी डेसिमल होता तो इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं, लेकिन नहीं होने की वजह से इसको क्या किए हमने, सिर्फ और सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर लिखा है। अब देखो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, और बट इफ़ इट कैन बी रिटेन एज, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो 1.04 1.05 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 10⁴ करेंगे तो यहाँ पे डेसिमल 1 2 3 4 पॉइंट क्या करेगा, 4 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, तो 1.05 इंटू 10⁴ हो जाएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है, यहाँ तक तो सही था, सेम आंसर आया। अगर इसी नंबर को हम इस तरीके से लिखें 1.050 लिखते हैं, है ना, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.050 है ना, इंटू 10⁴ तो बदलेगा नहीं, वही रहेगा। हमने बस क्या किया, एक जीरो का एलिमिनेट कर दिया, लेकिन डेसिमल को कितने पॉइंट शिफ्ट किया है, 4 पॉइंट, ठीक है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे वैल्यू इतनी ही आ रही है, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे देखेंगे वैल्यू इतनी ही आ रही है, कोई बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, क्योंकि देखिए 1 पॉइंट, अब जीरो जो आया है वो नॉन जीरो के बाद आया है, डेसिमल पॉइंट के बाद तो है लेकिन नॉन जीरो के बाद आया है, तो 1 2 3 4, और ये जीरो क्या आया है, नॉन जीरो के बाद आया, तो दोनों जीरो क्या होंगे बच्चों, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख देते हैं 1.0500 इंटू 10⁴, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, क्योंकि नॉन जीरो के बाद ये जीरो आ रहा है और ये दोनों जीरो भी नॉन जीरो के बाद ही आ रहे हैं, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 5। बात क्लियर है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गई होगी सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। मुझे बहुत शॉर्ट में समझाना था, ठीक है ना, नहीं तो इसका भी लेक्चर मैं जो बना रहा हूँ अभी, तो मान लीजिए ये सब चीज़ें तो इतनी में ही चलती हैं, इसके बाद जो कैलकुलेशंस होती है इसकी, उसको मैं बहुत लेंदी बना सकता हूँ, लेकिन बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा, ठीक है। एग्जैक्ट नंबर और ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर और वैल्यू हैव ट्रू वैल्यू हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। इसका क्या मतलब है बच्चों, एग्जाम्पल मान लीजिए कोई नंबर 3 दिया है, 3, और इसमें हमसे पूछ रहे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो क्या होगा, मे बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मान लीजिए कोई नंबर है 10 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, तो 1 2 3 4 इस तरीके का जो नंबर है एग्जैक्ट नंबर, ठीक है ना, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो सकते हैं, इनफाइनाइट। कैसे हो सकते हैं बच्चों, ऐसे हो सकते हैं, इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 3.0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 3.00 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 3.000000 लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ जीरो लगा सकते हैं तो ये जीरो किसके बाद आ रहे हैं, नॉन जीरो के बाद आ रहे हैं ना, ये एक नॉन जीरो नंबर है, उसके बाद डेसिमल, उसके बाद सारे जीरो हैं, तो नॉन जीरो के बाद जितने भी जीरोज आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। यहाँ पे ये वैल्यू जीरो होती, फिर 0.00005 कुछ होता, तो सिर्फ 5 को लेते हैं, इसके पहले वाले जीरोस को एलिमिनेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या 3 है, 3 के बाद कितने भी जीरो लगाई, जितने जीरो लगाएंगे उतने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, ठीक है। अब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं जल्दी से, इसमें कुछ बहुत खास नहीं बच्चों, थोड़ा सा बस समझना है। देखिए मान लीजिए कोई सिग्निफिकेंट फिगर हमने निकाला, किसी का कोई वैल्यू दी है 1.016, ठीक है, दूसरी वैल्यू कितनी है 7.0 आई है, तीसरी वैल्यू कितनी है 3.45, तीनों को ऐड कर दिए, ऐड करने पर मेरी वैल्यू इतनी आई। लेकिन हम इसको कैसे लिखेंगे, ये तो हमारा क्या हो गया, एडिशन आया, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, तीनों में उठाएंगे देखेंगे कितने, किसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1 2 3 1 2 3 एंड 4, मान लीजिए ये 4 है, ठीक है, कितना भी हो, 2 3 4 कुछ भी हो, हमको सबसे कम वाला लेना है, 17.0, इसको 4 कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना, 17.0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहे हैं आपको, सॉरी एक चीज़ आपका मिस कर गया, ये बच्चों 3 ही रहेगा, ये 4 नहीं रहेगा, 3, इसमें टोटल 4 हैं, लेकिन ये 3 क्या है, आफ्टर डेसिमल हमको देखना है ना, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें कितने थे, 1 2 3, इस जीरो को क्यों काउंट किया, क्योंकि ये नॉन जीरो के बाद आ रहा है। टोटल इसमें देखेंगे तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन हमको क्या देखना है, डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। तो कितने हैं, 3, इसमें कितने हैं डेसिमल के बाद 1, इस जीरो को काउंट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये डेसिमल के बाद आ रहा है और उस डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। और 3.45 में डेसिमल के बाद देखिए 4 5, ये दोनों क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, उसमें 2 है, यानी इस नंबर को कहाँ तक हम लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल पॉइंट के बाद
1 नंबर तक, यानी कि इसको जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिजल्ट, इस रिजल्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वी विल टेक अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स आफ्टर डेसिमल, जो भी इसमें से इस वाले ऊपर वाले नंबर्स में से जो सबसे कम होगा उतने ही नंबर तक के हम सिग्निफिकेंट फिगर में इसको बदलेंगे, है ना। तो 17.0 हैज़ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें क्या था, सबसे कम था 1, यानी कि डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। सो 21.4 विल बी द रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ डेसिमल के बाद एक ही नंबर रखेंगे, क्योंकि इसमें जो सबसे कम था वो ये था, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर आना चाहिए। ये 6 को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी एडिशन का। अब सब्ट्रैक्शन देख लीजिए, मान लीजिए 4.625 में से 3.2345 सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट किया तो देखा कुछ ये वैल्यू आई। अब इन दोनों में हमने डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया, तो इसमें 3 है और इसमें 4 है, तो हम कहाँ तक इसको लिखेंगे, 3 नंबर तक। 3 नंबर को लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको डेसिमल के बाद इस तरीके से बदल लेंगे, 1.3805 की जगह 5 हट जाएगा और डेसिमल के बाद सिर्फ 3 प्लेस तक ही हम नंबर्स को लिखेंगे। ओके बच्चों, चलिए जल्दी से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न भी देख लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करने के लिए क्या होता है, मान लीजिए एक नंबर ये है और ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 7.25 आया। अब इन दोनों में देखेंगे हम लोग कि किसमें कम, डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस वाले में है, यानी कि डेसिमल के बाद कितना होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। तो 7.25 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 7.2 लिख देंगे। अब इसी तरीके से डिवाइड होगा, मान लीजिए इन दोनों को डिवाइड किए तो 4.2 हमारा आंसर आया, ठीक है ना। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, दोनों में देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 2 है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 है, तो यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 होना चाहिए, तो 4.20 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है राउंडिंग ऑफ का। राउंडिंग ऑफ को हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अब ये जो कैलकुलेशन है बच्चों, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी बन सकते हैं ना, अलग अलग तरीके से मैं और भी करा देता, लेकिन इतना आप लोग के काम का नहीं है। फिजिक्स में आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ते हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री में बस इतना छोटी सी ज़रूरत है, बस उसके लिए पढ़ लिया जाता है, बहुत कम ज़रूरत पड़ती है ना, छोटी छोटी ज़रूरतें पढ़ेंगे हम लोग को, इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं आएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, थोड़ा बहुत आएगा सिग्निफिकेंट फिगर पे, हल्का फुल्का आएगा, उतना आप लोग बना लेंगे, ठीक है। राउंडिंग ऑफ, इफ़ वी आर एडिंग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मान लीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम ऐड कर रहे हैं और उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है ना। मान लीजिए इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इसको ऐड किया, इतनी वैल्यू आई। अब ये तो एक्चुअल सम आया, और रिपोर्टेड सम हमने क्या बताया है कि जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आता है, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ इतना था और हमने क्या किया, इसको इस फॉर्म में लिखा 13.1। अब 13.0 आना चाहिए ना, 1 क्यों लिख लिया, तो इसी को कहते हैं राउंड ऑफ करना बच्चों। तो मान लीजिए हमने डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक हमको राउंड ऑफ करना होता तो 13.06 आता आंसर, लेकिन एक प्लेस तक शिफ्ट करना है ना, यानी 0 को एक नंबर बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे बच्चों, क्योंकि इस 0 के बाद जो नंबर आ रहा है वो 5 से बड़ी वैल्यू है, ठीक है। जैसे ही 5 से बड़ी वैल्यू देखा तो इसको एक नंबर से बढ़ा दिया, ये 5 से छोटी होती तो एक नंबर से इसको मतलब ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर 5 होता तो केस बदल जाता। तो उसी के लिए आप लोग ये पढ़िए और एक लाइन में मैं अभी इसको समझा दूंगा, इसको आप लोग सेल्फ पढ़ लें, है ना। उसके बाद मैं अभी आपको एक लाइन में ये सारी चीज़ें समझा दूंगा। चलिए, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। राउंड ऑफ करने के क्या रूल हैं, कैसे करें राउंड ऑफ। इफ़ द डिजिट्स जस्ट, क्या है, इफ़ द डिजिट जस्ट नेक्स्ट टू द लास्ट डिजिट टू बी retained is less than 5, the last digit is taken as such as all other digits on its rights are dropped। ये क्या कहना चाह रहा है बच्चों, ऐसे कंफ्यूज मत होइए, ठीक है ना, लैंग्वेज ऐसी ही रहती है, एक लाइन में भी आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए, सेल्फ पॉज करके पढ़ लीजिए, क्या कहना चाह रहा है सोच लीजिए, और मैं एक लाइन में इसको समझा दे रहा हूँ, इसको भी पढ़ लीजिए सेल्फ, ठीक है ना, और मैं तीनों को एक ही बार में समझा दे रहा हूँ, ठीक है। पॉज कर लिया, पढ़ लिया, देखिए। जैसे ये वैल्यू है, इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करना है तो कितने प्लेस तक करना, मान लीजिए 2 प्लेस तक करना है, 2 प्लेस तक करना होगा, तो यानी लास्ट नंबर हमको हटाना पड़ेगा। अब देखिए लास्ट नंबर 5 से छोटा है या बड़ा है, तो देखना है छोटा है, तो इससे पहले वाली वैल्यू में कोई एडिशन नहीं होगा, यानी 1.23 ही लिख देंगे। अच्छा, इसको क्या करेंगे, 1.236 को अगर 6 हटाना है तो हम देख रहे हैं ये 5 से बड़ा है, तो इससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड कर देंगे, तो यानी 1.23 की जगह 1.24 लिखेंगे। 1.235 है, इसको करना है, तो ये 5 है बच्चों। अब 5 है तो क्या करेंगे, अब ये देखेंगे इससे पहले वाला नंबर ऑड है या इवन है, ठीक है ना। अगर ऑड होगा तो 1 हम ऐड कर देंगे, अगर इवन होगा तो 1 क्या करेंगे, रहने देंगे उसी फॉर्म में, ठीक है। तो देखिए 1.23 लिखने की जगह 1.24 लिखा है,
क्यों? क्योंकि ऑड नंबर था, इसको हमने क्या किया, 1 से बढ़ा दिया। ठीक है, मान लीजिए 1.225 है, तो 5 हटाना है हमको, तो 5 अगर आ जाता है, ये 6 होता है या 4 होता तो हमको मालूम ही है 6 होता तो इसमें एक ऐड कर देते हैं, 4 होता तो छोड़ देते हैं एज सच। लेकिन क्या है, यहाँ 5 है, 5 के केस में इससे पहले वाले नंबर को देखना है इवन है कि ऑड है, तो यहाँ इवन है, इवन होगा तो हम कोई इंक्रीज़ नहीं करेंगे। बात समझ में आई? अगर हमसे कहे यही नंबर कि डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक शिफ्ट करिए, 1 पॉइंट तक हमको राउंड ऑफ करिए, तो क्या करते हैं, देखते हैं 3 है, 3 5 से छोटा है तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, 1.2 आंसर आ जाता है। इसका क्या आता था, 1.2 आ जाता है, इसका भी क्या आंसर आता, 1.2 आता, और इसका भी आंसर क्या आता, 1.2 आता। अब अगर ऐसे ही कोई वैल्यू ऐसे दे देती 6.293 और इसको कहता कि हमको डेसिमल के बाद सिर्फ 1 पॉइंट तक शिफ्ट करिए, 1 प्लेस तक, तो हम क्या लिखते हैं, 6.3 को पहले डेसिमल मतलब देखते हैं, राउंड ऑफ करते हैं यहाँ तक, तो देख रहे हैं 3 की वजह से इस पर कोई इंक्रीज या मतलब नहीं आ रहा है, तो ये 9 रहेगा ही रहेगा। अब 9 को भी राउंड ऑफ करना है, तो 2 के बाद कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, लेकिन 9 लिखना ही नहीं है, तो 2 को कितना करें, ये 5 से बड़ा है, इसलिए क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, यानी 6.3 हमारा क्या आ जाएगा, 6.3 हमारा आंसर आ जाएगा इस केस में। ठीक है, मान लीजिए यही नंबर होता 6.356, अब इसको करना होता राउंड ऑफ सिर्फ डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे राउंड ऑफ करते हैं, ये 5 क्या है, 6 से मतलब 6 क्या है, 5 से बड़ा है, तो जब लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा होता तो एक उससे पहले वाले में ऐड कर देते हैं, यानी ये 6 बन जाएगा और ये हट जाएगा। अब ये 6 बना तो इस 3 में इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब केस क्या है, मान लीजिए 6.352 आ गया। अब क्या करेंगे, अब 2 को हमको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद इसको डायरेक्ट हटा देंगे, कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। लेकिन जब हम यहाँ 5 आ गया तो क्या करेंगे बच्चों, अब देखेंगे इससे पहले वाला नंबर इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे ऑड दिख रहा है, तो क्या करेंगे, एक नंबर इंक्रीज कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी, राउंड ऑफ जो है आप लोग 9th में सीखे रहते हैं। ठीक है, अब ये तो हमने कर दिया, ये सेल्फ कर लीजिएगा, आप लोग करके मुझे दिखा दीजिएगा कि सर, या खुद ही समझ लीजिएगा कि सर ये चीज़ हो जा रही है हमसे। और फिजिक्स जो भी बच्चे यूनिट्स एंड मेजरमेंट अच्छे से पढ़े होंगे, उनको मेरी लेक्चर की इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, उनको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में आ गया होगा ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, और डायमेंशनल एनालिसिस आप लोग फिजिक्स में यूनिट एंड मेजरमेंट में ये भी चीज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। इसको भी मैं शॉर्ट में ऐसे ही बता दे रहा हूँ, बिना मतलब का है। इसके बाद आज के बाद जब नेक्स्ट लेक्चर मैं बनाऊँगा वो आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड एकदम इंपॉर्टेंट होगा, उसमें लॉज वगैरह पढ़ाएंगे। ठीक है ना, फिर आगे मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा, तो आगे जो है हमारे जो लेक्चर्स होंगे वो आपके केमिस्ट्री से एकदम 100% रिलेटेड होंगे। ये सारी फिजिक्स के जो है रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और इस चीज़ को आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। इनिशियली स्टार्टिंग में ही पढ़ा दिया जाता है फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस। अच्छा, इसको क्या और कहते हैं, यूनिट फैक्टर्स मेथड। इसको और क्या कहते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड। इट इज़ यूज्ड टू इंटर कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर। एक यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। अब उसमें अलग तरीके से पढ़ाया जाता है बेटा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी सेम तरीके से पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं उतना टाइम नहीं देना चाह रहा हूँ। कोई बच्चा अगर कहेगा कि सर मुझे नहीं समझ में आता है, आप बना दीजिए एक लेक्चर और, तो मैं 1 घंटे का एक लेक्चर इस पर बना दूँगा। ठीक है बच्चों, लेकिन किसी मतलब का नहीं है आपके केमिस्ट्री में। आपके केमिस्ट्री में बस जितना यूज है मैं उतना पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल, 4 इंच को बोला कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। अब इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 इंच इक्वल टू इतना है। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इंच को अगर हम इसके नीचे भेज दें तो क्या हो जाएगा, 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। या हम क्या करें, सेंटीमीटर को इसके नीचे भेज दें, 2.54 सेंटीमीटर को इसके नीचे भेज दें 1 इंच के, तो क्या होगा, 1 इंच डिवाइडेड बाई 2.54 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ जीरो नहीं बचेगा बच्चों, जब ये वैल्यू डिवाइड में जाएगी तो यहाँ 1 बचेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए। फिर से इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिख लें या तो इस फॉर्म में लिख लें। इस फॉर्म में लिखे हैं तो क्या किए हैं, इसको ऊपर ही रहने दिए, 1 इंच को नीचे लाए हैं, तो इधर क्या बचेगा 1, उसी को इक्वल के करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हमको इंच से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम ये वाला नहीं लेंगे। क्यों ऐसा करेंगे बच्चों कि ये वाला ले रहे हैं, ये नहीं ले रहे हैं। ऐसा इसलिए करेंगे कि मान लीजिए इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो नीचे क्या आ रहा है बच्चों, सेंटीमीटर आ रहा है, तो सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, इंच ऊपर आ रहा है, तो कुछ कैंसिल नहीं होगा। ठीक है ना, इसमें क्या है, इंच नीचे आ रहा है, तो इस वाले इंच से ये वाला इंच कट जाएगा, यानी कि ये सेंटीमीटर में वैल्यू बदल जाएगी, इसलिए सेकंड वाला ले रहा है। ठीक है, देखिए अब 4 इंच इंटू 2.54 ये वाली वैल्यू ली है, रख दिए हैं, है ना।
अब इंच से इंच कट गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और हमारा वैल्यू किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी बच्चों, इसमें कोई बहुत खास नहीं है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। अब इसी तरीके से मीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो या ये सब चीज़ें तो बहुत आसान है। अगर ये पढ़ाना पड़े आप लोगों को इस लेवल पे जा करके तो मुझे नहीं लगता कि बहुत रेलेवेंट है। मान लीजिए 3 डेज़ को क्या कहें सेकंड में कन्वर्ट करिए, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 3 डेज़ लिखेंगे। फिर ठीक है ना, 24 घंटे होते हैं पर डेज़, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, बाद में क्या बचेगा, सेकंड बचेगा। और हमको किस में चाहिए था, वैल्यू सेकंड में चाहिए थी। तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, इतना सेकंड आ जाएगा। अच्छा ऐसे ना समझिए बच्चों, आप थोड़ा सा साइंटिफिक माइंड रखिए और ऐसे सोचिए कि हमारा जो सबसे नज़दीक वाला तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, वो हमारे अर्थ से कितनी दूरी पे है, 20 लाइट ईयर अवे है। 20 लाइट ईयर का क्या मतलब होता है, 1 सेकंड में लाइट कितने किलोमीटर चलती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर चलती है। तो 20 साल में वो लाइट जितनी ट्रैवल करेगी लाइट रे, वही यहाँ से लेकर के प्रॉक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस है। अब इसको ऐसे समझिए बच्चों, मान लीजिए एक नज़दीक वाला तारा है, उससे लाइट रे आने तक, अर्थ तक आने में कितना समय लगता है, 20 साल। तो बताइए यहाँ से उस तारे की दूरी कितनी है। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 सेकंड में लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर। अब इसको हम लोग लगभग 3 किलोमीटर कहें, 3 लाख किलोमीटर कहें, या 3 × 10⁸ मीटर कहें, बात बराबर है। अच्छा देखो, इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10⁻³ से डिवाइड कर देंगे, तो मीटर किलोमीटर में बदल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 × 10⁵ मीटर, 3 × 10⁵ किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। या तो ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, बात बराबर है। हमने क्या पूछा है, कितना किलोमीटर चलेगी, तो चलिए किलोमीटर ही उठा लेते हैं। 1 सेकंड में कितना चलती है बच्चों, 3 × 10⁵ किलोमीटर चलती है। और कितने साल तक चलना है, 20 साल तक, क्योंकि प्रॉक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस कितनी है, 20 लाइट ईयर अवे है। मतलब 20 लाइट ईयर में कितनी डिस्टेंस तय करेगी लाइट रे। तो चलो देखते हैं, पहले सबसे 1 सेकंड में कितनी करती है, फिर क्या करेंगे, देखेंगे 1 मिनट में कितनी करेगी, है ना। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, ठीक है। फिर देखेंगे 1 घंटे में कितनी करती है, और सॉरी बच्चों, 3 × 10⁵। इसको हम लोग कैसे, चलिए बच्चों हमको तो क्या देखना था कि 20 साल में कितना चलेगी। तो 20 साल में 20 लिखेंगे इंटू 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, ठीक है। 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। ऐसे भी करते तो आ जाता, ऐसे भी करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब ये आप ऐड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, देख लेंगे कितना हमारा किलोमीटर यहाँ से प्रॉक्सिमा सेंचुरी की डिस्टेंस है। अब आप लोग को मैं एक फिजिक्स की बात बताता हूँ या एस्ट्रोनॉमी की बात बताता हूँ। चलिए देखिए, अगर इतना डिस्टेंस है, यानी कि लाइट रे जो है, जो हमको अभी दिख रही है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की या किसी तारे की, वो अब से 20 साल 30 साल पहले चली होगी, तब यहाँ पहुँची होगी। और हम जानते हैं एवरीथिंग इज़ इन मोशन, सब कुछ ब्रह्मांड में मूव कर रहा है। हमारी अर्थ 1600 किलोमीटर के हिसाब से चक्कर लगा रही है, ठीक है, तो अपने ही एक्सिस पे। और अर्थ जो है रोटेशन तो 1600 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कर रही है। और अर्थ रिवोल्यूशन जो है सन का कितने किलोमीटर के हिसाब से कर रही है, 1,08,000 किलोमीटर के हिसाब से। और सन अपना ही खुद का रोटेशन कितने स्पीड से करता है, लगभग 1 लाख, मतलब जो भी हो उससे ज़्यादा कर रहा है, ठीक है ना। और सन जो है 7,20,000 किलोमीटर के हिसाब से करती है, ठीक है बच्चों। सन अपना जो है खुद का रोटेशन कितनी स्पीड से करती है, 7,20,000 के अप्रॉक्सीमेटली पर किलोमीटर पर, मतलब 7,20,000 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से सन अपना रोटेशन कर रहा है। और सन पूरे ब्रह्मांड का रिवोल्यूशन कितना कर रहा है, लगभग उससे ज़्यादा। और पूरी ब्रह्मांड कितनी तेज़ी से मूव कर रही है, लगभग 25 लाख किलोमीटर के हिसाब से। अब सोच लीजिए बच्चों कि पूरा ब्रह्मांड कितना तेज़ी से मूव कर रहा है। नथिंग इज़ स्टेबल, एवरीथिंग इज़ इन मोशन। सन का मेरे ख्याल से स्पीड जो है 7,20,000 नहीं है, जो भी हो 80,000 से अर्थ कर रहा है और 1,08,000 से सन कर रहा है। हाँ ठीक है, सन का 7,20,000 नहीं है। चलिए, यानी कि ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मोशन कर रही हैं, स्टार्स भी मोशन कर रहे हैं, स्टार्स की भी स्पीड होगी, पूरे ब्रह्मांड का, पूरे मतलब यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे होंगे। अब अगर स्टार्स पूरे यूनिवर्स का चक्कर लगा रहे हैं और उनकी स्पीड लगभग 25 लाख किलोमीटर है,
तो ये बात बताओ बच्चों कि अगर 20 साल पहले कोई लाइट रे चली होगी, तो मान लीजिए तारा यहाँ है और अर्थ यहाँ है, तो यहाँ से बहुत दूरी से लाइट रे आ रही है ना, तारा यहाँ है और अर्थ यहाँ है, बहुत दूर से लाइट रे आ रही होगी। इसका मतलब 20 साल में ये ट्रैवल करके यहाँ से कहीं यहाँ पहुँच गया होगा, है ना। अब यही डिस्टेंस कई अरब किलोमीटर होगी। अब ये मत सोचिए कि बहुत छोटा है, हमसे बहुत दूर है ना तारा, इसलिए ये जो एंगल थोड़ा सा भी एंगल डिविएट अगर कर रहा है तो कई खरब किलोमीटर हो गया वो डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, स्टार्स इतनी दूरी पर है। इसका मतलब स्टार्स जहाँ हमको दिखते हैं एक्चुअल में, वो एक्चुअल में वहाँ नहीं होते हैं, वो कहीं से और चले गए हो रहते हैं, वो कहीं और चले जा चुके होते हैं, लेकिन हमको दिखते कहाँ हैं, यहाँ दिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से 20 लाइट ईयर अवे पहले लाइट चली है, 20 लाइट ईयर्स पहले यहाँ से लाइट रे चली है, इसलिए तारा यहाँ दिख रहा है। अच्छा एक बात और है बच्चों, जो स्टार्स होता है ना अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ा ऊपर दिखता है। ये क्यों दिखता है? मान लीजिए ये मेरा अर्थ है और ये हमारी क्या है, इसका एटमॉस्फेयर है। तो जब लाइट रे इस पर पड़ती है ना बच्चों, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है। ये सब आप लोग 10th में पढ़े होंगे। और रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट रे हमारे रिट्रेस करती है जब इसको ना, तो थोड़ा ऊपर करेगी कहीं, है ना। एक्चुअल में तारा यहाँ होगा तो दिखेगा यहाँ, यानी कि कई करोड़ किलोमीटर दूर दिखता है ऑलरेडी हमको स्टार्स। लेकिन अब यहाँ से ऑब्जर्व कर नहीं पाते हैं, हमको सब तो प्लेनर दिखता है। हमारी आई क्या होती है? प्लेनर होती है बच्चों। हमारी आई 3D नहीं देखती है, किसी भी चीज़ को प्लेनर देखती है, लेकिन इमेजिन हमारा माइंड क्या करता है? 3D इमेजिन करता है। बात समझ में आया? और आपकी आइज़ में 576 पिक्सल का ऑलरेडी आपकी आइज़ का वो है 12 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल कैमरा होने पे आप लोग थोड़ा भाव में आ जाते हैं, लेकिन आपकी आइज़ के पास ऑलरेडी 576 पिक्सल का कैमरा फिट है। बात समझ में आ रहा है? तो फिज़िक्स जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सारी चीज़ें आप रिलेट करके जब पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाई में मज़ा आएगा, इंटरेस्ट आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने जितनी भी बात की, मुझे नहीं लगता है कि केमिस्ट्री के बारे में बात की है। मैंने किसके बारे में बात की है? मुझे तो लगता है कि फिज़िक्स के बारे में बात की है। ठीक है, कल हम लोग का मेन जो है पार्ट स्टार्ट होगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जो हमारा केमिस्ट्री से पूरी तरीके से रिलेटेड है। इन सबों की ज़रूरत पड़ेगी, जो आज हमने पढ़ा है, जो फिज़िक्स के टॉपिक्स को पढ़ा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी केमिस्ट्री में। तो जब फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसीलिए इसको फिजिक्स से रिलेट करके ही पढ़ा जाता है। अगर नहीं फिजिक्स पढ़ेंगे तो आगे फिजिकल केमिस्ट्री में जब एटम्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें समझ ही नहीं आएगा, है ना। कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है। जब ये सब आप फिजिक्स से नहीं पढ़े रहेंगे तो फिर केमिस्ट्री में उसकी ज़रूरत कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें इसी तरीके से केमिस्ट्री पढ़ाने के समय पढ़ा दिया जाता है। भले ही आप फिजिक्स में वो चीज़ें पढ़ चुके हों, एक बार और देख लीजिए, समझ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। ठीक है बच्चों, तो अब ये हम लोग का ख़त्म होता है यहाँ पे। अब हम लोग छोटी छोटी बातें अब आगे नहीं करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करेंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड बड़ी बड़ी बातें करेंगे। और अब आपका इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से कल से 3rd लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहिए पूरे आनंद के साथ। मेरे साथ पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ रहे हैं, मेरे साथ पढ़ने का मतलब ये होता है कि बच्चा मज़ा आ रहा है बच्चों को। तो आप देखिएगा आगे जब मैं मोर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा वास्तव में मुझे फील आ रहा है सर। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।